हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम उपाध्यक्ष मनोहर धीमान ने इंदौरा उपमंडल की सबसे बड़ी ठाकुर राम गोपाल मंदिर डमटाल की गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि कई पशुधन भूखे इधर उधर घूम रहे थे और गौशाला में खूंखार कुत्ते भी थे। अधिकतर पशुओं को चारा डालने वाली बनाई गई खुरलियों में पशु आहार ही नहीं देखा गया और पशुधन खाली पड़ी खुरलियों में खड़े हुए देखे गए। पूर्व विधायक मनोहर धीमान ने गौशाला के कर्मचारियों की ढीली कार्यप्रणाली को देखते हुए गौशाला में कार्यरत कर्मचारियों की क्लास लगाई कि मंदिर प्रशासन द्वारा ठेकेदार को उसकी इच्छा और बोली के अनुसार ही गौशाला की देखभाल का ठेका दिया गया है, पर फिर भी गौशाला में पशुधन की आखिर अच्छे तरीके से देखभाल क्यों नहीं हो रही है और गौशाला के आसपास दिन में दर्जनों बेसहारा पशुधन घूमते हुए मिलते हैं। मनोहर धीमान ने बताया कि जल्द ही इस गौशाला की हालातों के बारे में मुख्यमंत्री और जिलाधीश कांगड़ा को अवगत करवाने जा रहे हैं ताकि बेसहारा गौधन सड़कों पर घूमने की बजाय गौशाला में रखा जा सके। जहाँ तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि गौ माता का ये हाल है और पता नहीं कोई ठेकेदारों ने ली हुई या क्या है। इतनी प्रॉपर्टी है राम गोपाल मंदिर की, लोग लूट रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कम से कम गौ माता को तो रक्षा वक्षा करना हमारा फर्ज है। मैं मंदिर के विषय में कोई बात नहीं करूंगा। मुझे कल परसों जानकारी मिली है 192 कनाल भूमि इसकी जो है वो सुजानपुर में है और वहाँ लोगों ने बड़े बड़े होटल बना रखे हैं। मैं आज ही एडीसी साहब से बात करी है, मैं 10 तारीख के बाद उनके पास जा रहा हूँ। उस जमीन का भी हम सारा पूरा खाका खंगालेंगे और इसका भी कोई ना कोई समाधान करेंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ है, करेंगे जी, डीसी साहब से भी बात करेंगे। और अगर ये गौ की हालत सुधरी सीएम साहब से भी बात करेंगे। अगर इनकी हालत नहीं सुधरती है तो जिसको ये टेंडर दिया गया उसका टेंडर कैंसिल करवाने की आप प्रक्रिया लाएंगे? टेंडर प्रक्रिया अलग है, लेकिन मंदिर के मेरे को नहीं समझ आएगी टेंडर प्रथा क्यों चली है जहाँ पे। इंदौरा में एक व्यक्ति फिर नशे की भेंट चढ़ अपनी जान गंवा बैठा। मृतक की पहचान विपिन कुमार निवासी इंदपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और घटना वाली जगह से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नूरपुर के सरकारी हॉस्पिटल में भेजकर आगामी छानबीन कर रही है। वहीं प्रारंभिक जांच में मौत का कारण नशे की ओवरडोज बताया जा रहा है। कल सुबह 8 बजे से गाड़ी से घर से अच्छा मम्मी को छोड़ने गए थे कहीं पे, तो उसके बाद घर नहीं लौटे। फोन करके बोला घर पे कि मैं काम को चला गया, शाम को आऊँगा। ठीक है। उसके बाद फ़ोन भी किए, भाभी ने फ़ोन की तो फ़ोन कुछ नहीं उठाया। इन्होंने फ़ोन करते रहे, कम से कम 200-250 फ़ोन कर दिए भाभी ने। और शाम के टाइम फिर मैंने किए फ़ोन, उसके बाद भी कोई फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं, रात होगी, उसके बाद करते रहे 10:30, 11, 12:30 बजे तक लास्ट फ़ोन बजा और उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ आ गया। उसके बाद नाइट में कोई साधन नहीं था, कहाँ जाना था। उसके बाद सुबह मैंने दोस्त की बाइक ली, उसके बाद सुबह निकला, ताऊ के लड़के को लेकर निकला साथ में। फिर मैं चेक करते करते जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे बाइक देखी, रोड के नीचे साइड में बाइक लगी थी। उसके बाद मैंने देखा झाड़ियों में। तो जब आपको क्या लगता है कि क्या ये किसी ने मारा है या क्या कुछ? बोल नहीं सकते। मैंने 2 लड़कों को फ़ोन किया है तो इसके साथ ही थे, वो बोलते हमको कुछ पता नहीं। पर एक लड़के को मैंने पूछा, वो बोल रहा है कि इसके साथ होते हैं 2 लड़के। अब आगे पुलिस करेगी जो बात। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के गांव वीरपलासी में स्थित स्मार्ट प्लाईवुड उद्योग में सुबह तकरीबन 10 बजे उद्योग में बने केमिकल टैंक में अचानक विस्फोट होने से एक कामगार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य कामगार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही एसपी बद्दी, डीएसपी नालागढ़, तहसीलदार नालागढ़ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उद्योग में कई तरह की खामियां पाई गई। सुरक्षा में पुख्ता इंतजाम मौके पर उद्योग में नहीं पाए गए, जिसके अनुसार उद्योग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी में एक रिपोर्ट हुआ इंसिडेंट सुबह, ये स्मार्ट प्लाईवुड करके प्लाईवुड इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो इसमें पता लगा है कि एक ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से कोई स्पिल ओवर हुआ और उसमें कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं और एक की मृत्यु भी हुई है। तो जिसकी मृत्यु, इसका नाम उमेश है और वो फैज़गंज यूपी के रहने वाले हैं। इसके अलावा जो 3 इंजर्ड हुए हैं वो एक रूपनगर के हैं और 2 लोग यूपी के हैं। इसमें अभी इंक्वायरी चल रही है। हमारे एसडीपी नालागढ़ स्पॉट पे हैं, एसपी साहब भी गए हैं और इसके अलावा इसमें जो है रेलिवेंट सेक्शंस में है केस रजिस्टर कर लिया गया है। केस रजिस्टर कर लिया गया है सेक्शन 336 आईपीसी और 304A में। ये दोनों नेग्लिजेंट सेक्शंस के तहत ही केस रजिस्टर किया है। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करके पता लगाया कि किसकी गलती थी और कौन लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेवार हैं। सिरमौर
जिला में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जिसने प्रशासन की चिंता को भी बढ़ा दिया है। लिहाजा संक्रमण से बचाव और कोरोना मरीजों को बेहतर उपचार मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार के निर्देशों पर नई व्यवस्थाएं भी जुटाई जा रही है। सिरमौर जिला में ऑक्सीजन से लैस 250 बेड जल्द ही कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध होंगे। यह बेड नाहन मेडिकल कॉलेज के अलावा सरकारी और निजी अस्पतालों में मुहैया करवाए जाएंगे। इस बारे में डीसी सिरमौर ने बताया कि डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन से लैस 100 बिस्तर उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है, जिसमें से 10 बिस्तर की व्यवस्था कर दी गई है, जबकि 30 बिस्तरों को आने वाले 2 या 3 दिनों में और उपलब्ध करवा दिया जाएगा। डीसी ने बताया कि पांवटा साहिब के सिविल अस्पताल को कोविड हेल्थ सेंटर में तब्दील किया जा रहा है और यहां पर ऑक्सीजन से लैस 50 बेड उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि यहां भी गंभीर कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके। जो हमारे पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं उनको समय रहते अच्छी मेडिकल सुविधा मिले, इसके लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है कि मैक्सिमम जो हॉस्पिटल हैं या बाकी जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड बेड की सुविधा क्रिएट की है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ पर रिव्यू किया था और 100 ऐसे बेड जो ऑक्सीजनेटेड हों जहाँ पे इमरजेंसी में पेशेंट्स को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा सके, उसके लिए निर्देश दिए थे। तो हमारा जो यहाँ पे डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज है उसमें 100 की कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए प्रयासरत है। कल वहाँ 10 बेड एडिशन हो गई है और 1-2 दिनों में 30 बेड की सुविधा वहाँ पे और उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा जिले का जो पांवटा हॉस्पिटल है वो माननीय मंत्री जी के साथ वहाँ का दौरा किया गया। वहाँ पे भी 50 से ज़्यादा की कैपेसिटी जो है उसको भी हेल्थ सेंटर नोटिफाई करने 1-2 दिन में नोटिफाई कर दिया जाएगा और वहाँ पे 50 बेड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि जो ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं जिनका सैचुरेशन जो है ऑक्सीजन का कम हो जाता है और इमीडिएटली उनको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता पड़ती है, उनको वहाँ पे एडमिशन करवाया जा सके। जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इस बार लहसुन की खेती करने वाले किसान खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में इस बार लहसुन की बम्पर पैदावार हुई है। किसानों का कहना है कि कोरोना काल के चलते कई व्यक्ति जो बाहरी राज्यों में कामकाज करते थे, वे इस बीमारी से बचने के लिए घर में ही रहकर अपनी खेतीबाड़ी कर रहे थे। इसके चलते इन व्यक्तियों को इसका लाभ मिला है। इसके चलते क्षेत्र के किसानों के चेहरे पर लाली नजर आ रही है, क्योंकि इस बार युवाओं ने खेतों में अधिक मेहनत करके लहसुन की अच्छी पैदावार की है। वहीं इन दिनों किसानों को लहसुन के दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। किसानों का कहना है कि लहसुन देश के कई अन्य राज्यों में भेजा जाता है, जिसमें कि दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, अमृतसर और कई अन्य बाहरी राज्यों में इसे भेजा जाता है। आप देख सकते हैं हम लहसुन के खेत में इस बार हमारे लहसुन की पैदावार उम्मीद से बढ़कर है, जो कि पहले से अत्यधिक, क्योंकि कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तो सभी लोगों ने जमकर कार्य किया और जहां हमारा 1 किलो होता था वहां 1 की जगह 4 किलो हो रहा है, मतलब 4 गुना फसल बढ़ी हुई है लहसुन की। लहसुन हमारे यहाँ अगर बारिश ठीक रहती है तो मतलब ये कि मतलब ठीक ही रहेगा। अगर बारिश का थोड़ा सा तो फिर कई बार खराब होने के भी चांस रहता है। देखने में तो वैसे अच्छी लग रही है और आगे बात मान लो, आगे इसका तभी पता लगना है जब इसको खोदेंगे, इसका बात मान लो तभी इसका पता लगना है किस हिसाब से है ये। देखिए लहसुन की पैदावार जो है वो लगभग ठीक ही है, ना हम इसको जो है कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी है, ना हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा बुरी है। कि जैसे आप जानते ही हैं सभी लोग, हमारे यहाँ ज्यादातर नेचुरल फार्मिंग होती है, ज्यादातर फसल जो है वो बारिश के पानी पर जो है निर्भर रहती है और इस बार बारिश कुछ खास जो है नहीं हो पाई है, इस वजह से फसल भी उसी हिसाब से है। लेकिन कहना चाहेंगे कि बहुत ही ज्यादा खराब भी नहीं है, मीडियम ही है फसल। अब आगे निर्भर करता है कि
क्या कहते हैं मार्केट कैसी मिलती है। लेकिन हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी के अध्यक्ष राजेश पठानी ने कहा कि परियोजना 4 लेन को नेशनल हाईवे न मानकर और स्टेट हाईवे भी नामांकन ज्यादातर कस्बों और लिंक रोड घोषित किया है, जिससे कि करीब 4000 प्रभावितों की बहुमूल्य जमीन कौड़ियों के दाम में सरकार ने ली है। जनता इस मूल्य में अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी, अपना नया आशियाना कैसे बनाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे प्रभावित लोगों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आज करीब 40 से 50 लोग जो है वो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि हमारे साथ इतनी जालसाजी की है कि जैसे कि हमारे जो NH बनने जा रहा है पठानकोट मंडी, उसको उन्होंने NH ना बनाकर, स्टेट हाईवे ना बनाकर उसको एक अदर रोड यानी लिंक रोड का जो मुआवजा है वो दिया जा रहा है और हमें अवार्ड में जो लिखित में दिया जा रहा है। और हमें जो नूरपुर में अवार्ड दिए जा रहे हैं उनके ऊपर तो ये एनेक्स्चर का पेज होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा रोड कौन सा बन रहा है, परंतु जो ज्वाली के जो अवार्ड आ रहे हैं या फिर ज्वाला जी देहरा में जो शिमला मटौर बन रही है, उनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और वो ये पेज नहीं दे रहे हैं कि उनका किस रोड नेशनल हाईवे बनने जा रहा है या फिर अदर रोड बनने जा रहा है या स्टेट हाईवे बनने जा रहा है। और सरकार हमें इस विषय पर लगातार भ्रमित करती जा रही है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।